the Micro, Small and Medium Enterprises Development Act, MSMED Act 2006. This all small and medium enterprises are governed by this act, which aims at facilitating the promotion and development of small and medium enterprises. So MSMEs are governed by this act, which is a very old act, almost 14 years before it came into force on 2nd October 2006, and we are in now 2020, almost 14 years. So many things have changed, many things are outdated, many things need to be revamped, revisited, and the MSME ministry has started the work on revamping this MSME Act, and the first thing they have done is the change in the definition. So what are the salient features of the Act? It is the setting up of a national board for MSMEs. Classification of enterprises is done by this MSME Act. कौन सा यूनिट स्मॉल है, कौन सा यूनिट माइक्रो है, कौन सा यूनिट मीडियम है, ये कैसे डिसाइड करेंगे? इट इज गवर्न्ड बाय दिस एक्ट. इट इज क्लासिफाइड अंडर द सेक्शन ऑफ दिस एक्ट, एमएसएमई एक्ट, कि क्या क्राइटेरिया से डिफाइन होगा माइक्रो, स्मॉल एंड मीडियम. So there are various advisory committees to support MSMEs. There are various measures for promotion, development and enhancement of MSMEs, and there are various schemes to control delayed payment to MSMEs. All these are the salient features of this MSME Act 2006. And what is the enterprise means? It is an industrial undertaking or a business concern or any other establishment. देखिए, ध्यान से देखिए बुलेट पॉइंट्स में, एंगेज्ड इन मैन्युफैक्चर और प्रोडक्शन ऑफ गुड्स और एंगेज्ड इन प्रोवाइडिंग और रेंडरिंग ऑफ एनी सर्विस और सर्विसेज. दिस टू कंडीशंस इफ फुलफिल्ड, एनी वन ऑफ इट, आइदर वो मैन्युफैक्चर में होना चाहिए या इट शुड बी प्रोवाइडिंग एनी सॉर्ट ऑफ सर्विस. ट्रेडिंग इज नॉट इंक्लूडेड इन दिस एमएसएमई डेफिनेशन. सो कीप दिस वेरी क्लियर इन माइंड. मेनी पीपल आस्क कि हमारा ट्रेडिंग है तो हम एमएसएमई एक्ट में अंदर रजिस्टर ले सकते हैं नहीं. इफ द ट्रेडर इज आल्सो रेंडरिंग सम सर्विसेज, देन दैट फॉर सर्विस पार्ट दे कैन टेक एमएसएमई रजिस्ट्रेशन. बट प्योर ट्रेडिंग इन नेचर एमएसएमई, उसको एमएसएमई के अंदर वो क्लासिफाई, जो डेफिनेशन आपके सामने है 2006 एक्ट की, उसमें कहीं लिखा नहीं है कि ट्रेडर्स. एक उन्होंने एक ब्रॉड गाइडलाइन दी है जिसके अंदर में वेरियस टाइप ऑफ कैटेगरीज दी है. उसमें से अगर आपके क्लाइंट की कैटेगरी मैच होती है और ट्रेडिंग में उसके साथ सर्विस भी है, देन यू कैन टेक द रजिस्ट्रेशन. सो मैन्युफैक्चरिंग एंटरप्राइजेस एंड सर्विस एंटरप्राइजेस, दिस आर द बेसिक टू क्लासिफिकेशन व्हिच आर देयर फॉर द एमएसएमई एक्ट. नाउ द डेफिनेशन. एग्जिस्टिंग एमएसएमई क्लासिफिकेशन, मैन्युफैक्चरिंग एंटरप्राइजेस जो था उसके लिए अलग था, सर्विस एंटरप्राइजेस जो था उसके लिए अलग था. सो व्हाट वाज द डेफिनेशन फॉर मैन्युफैक्चरिंग एंटरप्राइजेस? फॉर माइक्रो, इन्वेस्टमेंट मीनिंग इन्वेस्टमेंट इन प्लांट, मशीनरी एंड इक्विपमेंट बोथ कंबाइंड. या तो उसका प्लांट एंड मशीनरी की इन्वेस्टमेंट 25 लाख के नीचे होना चाहिए, और उसका कोई इक्विपमेंट्स है, टेस्टिंग इक्विपमेंट्स रहते हैं, जैसे फार्मा कंपनी है, दे आर गॉट R&D इक्विपमेंट्स, R&D करने के लिए वेरियस लैब रहती है, लेबोरेटरीज रहते हैं, लेबोरेटरी इक्विपमेंट्स रहते हैं. दिस ऑल थिंग्स टेकन टुगेदर, इन्वेस्टमेंट शुड बी लेस देन 25 लाख, देन इट वुड क्लासिफाई एज अ माइक्रो इन द ओल्ड डेफिनेशन. स्मॉल के लिए सेम क्राइटेरिया, इन्वेस्टमेंट लेस देन 5 करोड़. मीडियम के लिए इन्वेस्टमेंट लेस देन 10 करोड़, और सर्विस एंटरप्राइजेस के लिए अलग था, इन्वेस्टमेंट ₹10 lakhs. सपोज somebody is providing air conditioning services, or you can say this MSME services like cleaning of vehicles, cleaning of this railway tracks, and all these activities which are rendering services. इस टाइप की जो सर्विस एंटरप्राइज है उसमें जो इक्विपमेंट्स लगते हैं, उसमें जो इन्वेस्टमेंट अगर 10 लाख के अंदर लेस देन 10 lakhs था तो पहले वो माइक्रो में आता था. इन्वेस्टमेंट अगर 2 करोड़ के अंदर है तो स्मॉल में आता था, एंड इफ इन्वेस्टमेंट इज लेस देन 5 करोड़ देन इट वाज क्लासिफाइड एज मीडियम. दिस इज द डेफिनेशन existing. It is still prevailing. This new revised MSME classification will be effective from 1st of July 2020. ये उसमें दिया हुआ नोटिफिकेशन we have received on 1st June, but this definition
will be effective from 1/7/20. And now what are the changes? There is a major change. Now no discrimination between manufacturing और service enterprises. No differentiation. सबको एक में मान लिया गया है, चाहे वो मैन्युफैक्चरिंग एंटरप्राइज हो या चाहे वो सर्विस एंटरप्राइज हो। माइक्रो के लिए इन्वेस्टमेंट इन प्लांट एंड मशीनरी एंड इक्विपमेंट 1 करोड़ के अंदर, बिलो ₹1 करोड़ एंड टर्नओवर लेस देन 5 करोड़। यहाँ देखिए दूसरी कंडीशन भी आ गई है, टर्नओवर की क्राइटेरिया आ गया है, पहले नहीं था। तो टर्नओवर भी एक क्राइटेरिया है और एंड लगा दिया गया है बीच में, ध्यान से देखिए एंड बीच में लगाया है। सो बोथ कंडीशंस नीड टू बी फुलफिल्ड एंड इफ बोथ दिस कंडीशंस आर फुलफिल्ड देन अकॉर्डिंगली इट कैन बी टर्म्ड एज माइक्रो, स्मॉल और मीडियम। स्मॉल के लिए इन्वेस्टमेंट लेस देन 10 करोड़, टर्नओवर लेस देन 50 करोड़। मीडियम के लिए इन्वेस्टमेंट लेस देन 20 करोड़ एंड टर्नओवर लेस देन 50 करोड़। इन्वेस्टमेंट 50 करोड़ हो गया है अभी, लेस देन ये अभी चेंज हुआ है, इसमें यहाँ पे 20 लिखा है, रीड इट एज 50 करोड़ एंड टर्नओवर एज 250 करोड़। इन्वेस्टमेंट 50 करोड़। टर्नओवर विद रिस्पेक्ट टू एक्सपोर्ट will not be counted in the limits of turnover for any category of MSME units, whether micro, small or medium. और एक चीज यहाँ पे when MSME minister was addressing the media, in his speech he has said कि export turnover will be excluded from this turnover limit to classify as micro, small and medium. यहाँ पे देखिए मीडियम की डेफिनेशन है टर्नओवर लेस देन 250 करोड़। इन्वेस्टमेंट वहाँ गलती से 20 लिखा है, रीड इट एज 50 करोड़। आई विल जस्ट अमेंड इट व्हाइल शेयरिंग टू द WIRC, बट 20 की जगह वहाँ 50 आ गया है इन्वेस्टमेंट, और टर्नओवर जो आ गया है वो 250 करोड़ का आ गया है। तो टर्नओवर जो 250 करोड़ है उसमें से एक्सपोर्ट टर्नओवर निकाल देना है फॉर determining the turnover for the purpose of classification. Only the domestic turnover needs to be calculated, and if it is less than 250 crores, it will be termed as medium. तो इस डेफिनेशन का इम्पैक्ट ये आ गया है कि आज 99% यूनिट्स जो MSME में रजिस्टर्ड है वो सब अब जो है वो करीब करीब 98 पॉइंट समथिंग, एक रफ स्टैटिस्टिकल एनालिसिस कोई कंपनी ने निकाला था, उन्होंने शेयर किया था, अबाउट 98% आर 98.5% आर नाउ इन स्मॉल कैटेगरी और 1.5% या 2% बच गए मीडियम कैटेगरी टोटल 100 में से। यानी माइक्रो सबसे ज़्यादा है इंडिया में, उसके बाद स्मॉल है और फिर मीडियम है। माइक्रो एंड स्मॉल टोटल टुगेदर जो था वो पहले 97% था, वो 98.5 because of the increase in the definition in investment and turnover. So this is the thing. This is one more confusion which is prevailing. MSME notification which was issued on 1st June 2020. इसमें the final notification does not have any mention of excluding export turnover while calculating the limit. अगर आपने वो नोटिफिकेशन ध्यान से देखा होगा, इट इज़ अवेलेबल ऑन द MSME वेबसाइट और दी PIB वेबसाइट, प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो, जहाँ पे हर चीज़ अवेलेबल है। जितने भी अभी प्रेस कॉन्फ्रेंसेस हुई, फाइनेंस मिनिस्टर की हुई और भी मिनिस्टर्स की हुई, सभी उन्होंने जो वहाँ पे प्रेस रिलीज इशू किया था वो वहाँ पे कैबिनेट नोट भी वहाँ पे है, कैबिनेट में जो पास हुआ उसकी नोट भी है और प्रेस रिलीज की कॉपी भी है। उसमें क्लियर बोला था कि एक्सपोर्ट टर्नओवर को कंसिडर नहीं करेंगे, लेकिन जब ये नोटिफिकेशन आया इसमें कहीं भी एक्सपोर्ट टर्नओवर का जिक्र नहीं किया है, सीधा लिख दिया है कि 250 करोड़ टर्नओवर देखा जाएगा, 50 करोड़ देखा जाएगा फॉर स्मॉल एंड 10 करोड़ देखा जाएगा फॉर माइक्रो। So we have just talked with the MSME secretary at Delhi and just pointed out this issue, and he has said that we will issue a separate notification or addenda to this notification which will mention about the export turnover.
So this is the thing as far as the definition is concerned. Now people ask us, कई लोग आते हैं, कई पूछते हैं एज ए कंसल्टेंट और एज ए चार्टर्ड अकाउंटेंट प्रोफेशनल हम लोग प्रैक्टिस करते हैं, हमारे क्लाइंट्स हमें पूछते हैं कि सर फ़ायदा क्या है, एमएसएमई रजिस्ट्रेशन कराने का क्या फ़ायदा है, हमें क्या मिलेगा, क्यों कराया हम ऐसे ठीक है, तो उसमें क्या क्या बेनिफिट्स है. इट इज़ नॉट रिटर्न, ऐसा कहीं लिखा नहीं कि 1 2 3 4 5, जस्ट मैंने कंपाइल किया जहाँ मुझे पढ़ने में या जहाँ मेरे एक्सपीरियंस से जो चीज़ें सामने आई, ऐसे 14 15 14 15 पॉइंट्स है कंपाइल्ड कि व्हाट आर द बेनिफिट्स ऑफ रजिस्ट्रेशन एज एमएसएमई. फर्स्ट इज द कोलैटरल फ्री क्रेडिट अंडर क्रेडिट गारंटी फर्स्ट ट्रस्ट फॉर माइक्रो एंड स्मॉल एंटरप्राइजेस, CGTMSE. आप सब ये स्कीम के बारे में सुना होगा, जानते होंगे, कई लोगों ने इस पर काम भी किया होगा. इसमें MSMEs कैन अवेल मैक्सिमम कोलैटरल फ्री क्रेडिट फंड बेस्ड नॉन फंड बेस्ड LCBG अप टू ₹200 लाख फ्रॉम द एलिजिबल इंस्टीट्यूशंस. 2 करोड़ रुपए तक का फाइनेंस, कोलैटरल फ्री क्रेडिट मीन्स विदाउट कोलैटरल. स्कीम के अंदर में लिखा जाए कि कोलैटरल नहीं ली जाएगी, बट बैंकर्स इंसिस्ट, वी हैव टू नेगोशिएट, वी हैव टू कन्विंस देम, वी हैव टू सेटिस्फाई देम एंड गेट इट डन. बिकॉज सिर्फ इसमें फीस भरना होता है क्लाइंट को फॉर CGT क्रेडिट गारंटीड फंड्स ट्रस्ट की जो फीस है विच इज नॉर्मली 0.75% और 1% या 1.25 डिपेंड्स ऑन द अमाउंट, वो हमें पे करना है. एंड द क्रेडिट गारंटी फंड ट्रस्ट विल टेक द गारंटी ऑफ योर लोन. इट विल गिव अ कोलैटरल गारंटी टू द गवर्नमेंट, टू द बैंकर. तो आपको इसके अंदर में कोलैटरल नहीं मिलती. दिस इज द बेनिफिट इफ यू आर रजिस्टर्ड एज ए MSME. अगर आपके पास उद्योग आधार मेमोरेंडम है UAM विच इज द बेसिक डॉक्यूमेंट विच इज द रजिस्ट्रेशन ऑफ MSME, वो अगर आपके पास है, आपके क्लाइंट के पास, तो दिस स्कीम में आप जा सकते हैं. सेकंड इज प्रोटेक्शन अगेंस्ट डिले इन पेमेंट. The buyer has to make the payment to the MSME seller for the goods services within the time prescribed. कई बार ऐसा होता है कि MSME ने माल सप्लाई किया और 2 3 महीने तक उसका पेमेंट उसे वापस नहीं मिलता है. माल एक्सेप्ट कर लिया, बायर ने माल एक्सेप्ट कर दिया, MSME इज द सेलर, बट ही इज नॉट एबल टू रिसीव द पेमेंट. 90 days have passed, 75 days have passed, even 120 days कई केसेस में. गवर्नमेंट कंपनीज को करते हैं, PSUs को करते हैं. नाउ देयर इज अ प्रोटेक्शन फॉर माइक्रो एंड स्मॉल कि 45 दिन के अंदर में अगर आपको पेमेंट नहीं मिला, देन यू कैन जस्ट मेक अ रिप्रेजेंटेशन टू द फैसिलिटेशन काउंसिल विच इज फॉर्म एट द लोकल इंडस्ट्री लेवल, जॉइंट डायरेक्टर ऑफ इंडस्ट्री लेवल, एंड मेक अ रिप्रेजेंटेशन देयर कि मुझे ये कंपनी से पैसा नहीं आ रहा है, ऑलरेडी 45 days have passed. They will issue the order to that company to release your payment as soon as possible. So this is another benefit. Then if you are registered as MSME unit, you can have registration on the electronic platform for trades receivable discounting system. This is a very new concept facilitating the financing discounting of trade receivables of micro small and medium enterprises through multiple finances. कि आपका जो डेटर्स है, आपका जो रिसीवेबल्स है, उसकी वहाँ पे बोली लगती है एंड दे टेक एट डिस्काउंट. वहाँ पे इन्वेस्टर्स बैठे हैं, वो देखते हैं कि किसके कंपनी की कौन सी उधारी. सपोज कोई MSME ने हिंदुस्तान लीवर को कुछ सप्लाई किया या कोई बड़ी कंपनी को, सैमसंग को कुछ सप्लाई किया, बड़ी कंपनी से उससे पेमेंट नहीं आ रहा है, उसका डेटर्स खड़ा हुआ है, तो दे यू कैन जस्ट रजिस्टर्ड ऑन दिस ट्रेड्स प्लेटफॉर्म और वो आपका जो आउटस्टैंडिंग है उसको डिस्काउंट करके आपको तुरंत पैसे मिल जाएंगे. दिस इज यू कैन गाइड टू योर क्लाइंट टू रजिस्टर ऑन दिस ट्रेड रिसीवेबल डिस्काउंटिंग सिस्टम एंड डील विद बोथ रिसीवेबल्स फैक्टरिंग एज वेल एज रिवर्स फैक्टरिंग. दोनों चीज़ इसके अंदर में. फैक्टरिंग हम सब जानते हैं कि डेटर्स की डिस्काउंटिंग जो बैंक करती है, उसी प्रकार यहाँ पे इस प्लेटफॉर्म पे ये ऑनलाइन होती है. सो दिस इज द अनदर बेनिफिट. Then there is an interest equalization scheme. Under the interest equalization scheme on pre and post shipment
रुपी एक्सपोर्ट क्रेडिट, ये एक्सपोर्ट के लिए, एक्सपोर्टर्स के लिए। एमएसएमई आपको जैसे मैंने स्टार्टिंग बताया, इट कंट्रीब्यूट्स टू ऑलमोस्ट 45% ऑफ द टोटल एक्सपोर्ट्स ऑफ अ कंट्री। एंड सो दिस स्कीम इंटरेस्ट देखिए आप 5% पर एनम पर अवेलेबल है। एंड नाउ दिस स्कीम हैज बीन एक्सटेंडेड टिल 31 मार्च 2021। तो इसका भी फायदा, एक्सपोर्ट अगर आपका क्लाइंट है, एक्सपोर्टर है, you can take, and it is an MSME, you can take benefit under this interest equalization scheme. Then there is credit facilitation through bank. NSIC, National Small Industries Corporation, आप सबने सुना होगा या नहीं सुना होगा, तो this is a central government PSU which takes care of the MSME, National Small Industries Corporation, has entered into a memorandum of understanding। NSIC का MOU हुआ है विद नेशनलाइज एंड प्राइवेट सेक्टर बैंक, और इस नेशनलाइज और प्राइवेट सेक्टर बैंक्स के जो MOU के तहत दिस टर्म लोन भी वो अरेंज करते हैं फॉर एक्विजिशन ऑफ फिक्स एसेट, वर्किंग कैपिटल, नॉन फंड बेस्ड लिमिट, रॉ मटेरियल खरीदने के लिए भी अलग से लिमिट होती है, ओवरड्राफ्ट अगेन बुक डेट्स एंड बिल डिस्काउंटिंग। सो यू कैन अप्रोच, योर क्लाइंट कैन अप्रोच टू NSIC ऑल्सो कि मुझे ये फैसिलिटीज चाहिए, प्रोजेक्ट रिपोर्ट आप दीजिए, दे कैन हेल्प यू। सो दिस इज द अनदर बेनिफिट। देन देयर इज अ टेक्नोलॉजिकल अपग्रेडेशन सपोर्ट, देयर इज अ क्रेडिट लिंक कैपिटल सब्सिडी स्कीम फॉर टेक्नोलॉजी अपग्रेडेशन, CLCSS। ये हमारा सेकंड सेशन में एक टॉपिक है जो श्री अनुज चांडक लेने वाले हैं इसके बारे में, इसका एक ब्रीफ है। तो MSME को ही ये मिलता है, क्रेडिट लिंक कैपिटल सब्सिडी can be availed only by the MSME units for technology upgradation, provides an upfront capital subsidy for upgrading technology for new or existing micro, small and medium enterprises। नए के लिए भी है और एग्जिस्टिंग के लिए है। एग्जिस्टिंग में भी अगर आपने कोई नई मशीन लिया, उस पर फाइनेंस लिया, देन यू कैन गेट मैक्सिमम अप टू 15 lakhs, 1 करोड़ रुपया की लोन होना चाहिए मैक्सिमम, उसी को कंसिडर करेंगे, उसमें 15% यानी मैक्सिमम 15 लाख capital subsidy directly deposited in your account if whenever it is sanctioned and then it is disbursed। central government की scheme बहुत अच्छी है which the units can take benefit। then reimbursement of certification fees from acquiring ISO standards। ISO के standard के लिए MSME अगर जो fees देता है ISO कंपनी को, maximum 75,000 rupees तक वन टाइम reimbursement मिलता है MSMEs को। और वो जो फीस है, वो मान लो आपने लाख रुपया खर्चा किया फॉर टेकिंग ISO वालों को फीस दिया, यू कैन गेट अ रिइंबर्समेंट ऑफ 75,000। देन क्रेडिट रेटिंग सपोर्ट अंडर दिस स्कीम एज पर द टर्नओवर, एक नीचे आप यू कैन सी द चार्ट कि क्रेडिट रेटिंग टर्नओवर अगर 50 lakhs है तो 75% ऑफ द फीस और 25,000, 2 करोड़ के ऊपर है आखिरी तो 75% ऑफ द फी और INR 40,000 मीन्स मैक्सिमम 40,000 यू कैन गेट एज अ रिइंबर्समेंट विच यू हैव पेड टू द क्रेडिट रेटिंग एजेंसी एज देयर फीस फॉर गेटिंग योर क्रेडिट रेटिंग। आपका MSME का जो क्रेडिट रेटिंग हुआ है एक्सटर्नल क्रेडिट रेटिंग एजेंसी द्वारा, जैसे क्रिसिल है, केयर है, काफ़ी है, डन एंड ब्रैडस्ट्रीट है, तो ये सब जो है इसके अंदर में आपको 40,000 विल गेट अ रिइंबर्समेंट। Then energy conservation support under this scheme, enterprises having MSME registration can avail a concession in electricity bills by making an application to electricity board। तो electricity जो आपकी bills है, जो आपके यूनिट का बिल है, if you are an MSME, तो I can just share कि in the entire Maharashtra electricity duty is exempted for MSME units। So you have to just apply or put a application to the concerned electricity board and you can avail the benefit। आपके बिल में ही लगना बंद हो जाएगा that electricity duty। So this is another benefit of MSME। Then MSME comes under priority sector lending। At present 7.5% of the adjusted net bank credit ANBC और credit equivalent इतना मैंडेटरी है बैंक को MSME को फंडिंग करना। और MSME remains in priority sector status if MSME goes out of the MSME status। अगर वो लार्ज में भी जाता है तो भी वो नेक्स्ट 3 years के लिए MSME के जो बेनिफिट्स है वो एंजॉय कर पाएगा। यू कैन सी द लास्ट लाइन ऑफ माय स्लाइड।
MSME units shall continue to enjoy the priority sector lending status up to 3 years after they grow out of the MSME category concerned. So this is the 10th benefit. Then marketing support assistance to MSME under this scheme. The Ministry of MSME will reimburse 75% of the one-time registration fees for barcoding. तो barcoding करते हैं प्रोडक्ट का, उसकी जो फीस हम भरते हैं, या 75% of the annual renewal fee incurred for the first 3 years. This is another benefit. Raw material assistance scheme by NSIC. मैंने पहले भी आपको एक जस्ट पासिंग रेफरेंस दिया था. Under this scheme, manufacturing MSME having उद्योग आधार memorandum gets financial assistance for procurement of raw material, indigenous and imported, up to 90 days. Main aim of this scheme is to make availability of raw material on credit and enable MSMEs to execute the orders in hand. ये भी एक बहुत अच्छा फायदा है NSIC के थ्रू. सिर्फ रॉ मटेरियल के लिए, ओनली फॉर रॉ मटेरियल दे आर गिविंग असिस्टेंस इफ यू आर एन MSME यूनिट. देन देयर इज अ सिंगल पॉइंट रजिस्ट्रेशन स्कीम. तो गवर्नमेंट इज द सिंगल लार्जेस्ट बायर ऑफ वैरायटी ऑफ गुड्स विद अ व्यू टू इंक्रीज द शेयर ऑफ परचेसेस फ्रॉम द स्मॉल सेक्टर. तो उसके लिए जो टेंडर्स है वो फ्री ऑफ कॉस्ट रहती है. सम ऑफ द बेनिफिट्स ऑफ दिस स्कीम क्या है? मींस जो गवर्नमेंट प्रोक्योरमेंट के टेंडर्स निकलते हैं, if you are an MSME you can get that tender set free of cost. There might be some exemption from payment of earnest money if you are an MSME, या कुछ कंसेशन हो सकता है. एडवांटेज हो सकता है टेंडर पार्टिसिपेशन एंड प्रोक्योरमेंट फ्रॉम MSME से लेने के लिए प्रोक्योरमेंट में प्रायोरिटी दी जाती है कि अगर प्राइस बिडिंग में सेम आ रहा है तो फिर अगर वो एक मीडियम है या लार्ज है और एक माइक्रो और स्मॉल है तो स्मॉल को प्रायोरिटी पहले दी जाएगी, माइक्रो और स्मॉल. GM पोर्टल भी खुला है, ई मार्केटिंग, गवर्नमेंट ई मार्केटिंग पोर्टल. इसमें भी आप सेलर पायर करके आपको जो भी गवर्नमेंट की रिक्वायरमेंट्स है, एवरीथिंग इज पुट ऑन दिस पोर्टल एंड यू कैन अप्लाई बिड ऑनलाइन द टेंडर्स ऑन दिस पोर्टल एंड गेट द ऑर्डर इफ यू क्वालिफाई. This is the benefit as far as the single point registration scheme is concerned. 14th point देखिए, all new industrial units in public IT parks are exempted from payment of stamp duty and registration fees. ये IT parks का दिया है. वैसे ही अगर मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है and if it is purchasing a industrial land, entire stamp duty is waived by the Maharashtra state government में तो अभी शुरू है. In other states it is a state government policy. गुजरात में भी शायद stamp duty waiver है, बट महाराष्ट्र में 100% है. एंड यू कैन टेक दिस बेनिफिट कि लैंड जब हम प्रोक्योर कर रहे हैं, इंडस्ट्रियल लैंड ऑन एनी इंडस्ट्रियल प्लॉट विथ ऑल द डॉक्यूमेंट्स सैंक्शनड एज इंडस्ट्री, देन यू विल गेट द वेवर ऑफ स्टैम्प ड्यूटी एंड रजिस्ट्रेशन फीस. दिस सेव्स अ ह्यूज अमाउंट ऑफ आवर क्लाइंट्स. यानी योर कंसल्टेंसी स्टार्ट्स फ्रॉम हियर. लैंड लेने से मैं उसके साथ में हूँ क्लाइंट के, मैं उसको स्टैम्प ड्यूटी का एग्जेम्पशन ला के दे रहा हूँ, उसके लिए उसकी मदद कर रहा हूँ, लाइसेंसिंग कर रहा हूँ, उसके पेपर्स बना रहा हूँ, उसके बाद फिर उसका बैंक फंडिंग, उसके बाद उसके इंसेंटिव. सो इंडस्ट्रियल कंसल्टेंसी इज अ वेरी वास्ट, यू कैन से स्कोप बहुत वास्ट है, वास्ट स्कोप है उसमें. एंड यू कैन गिव एन नंबर ऑफ सर्विसेज टू योर इंडस्ट्रियल क्लाइंट्स. मैप सैंक्शनिंग में भी कई तकलीफें आती है, उसमें भी यू कैन हेल्प हिम आउट. उसके बाद लोन्स का है, वर्किंग कैपिटल है, इवन नेगोशिएशन विद दी मशीनरी सप्लायर्स, वो भी आप कर सकते हैं. काफ़ी चीज़ें. तो यू कैन जस्ट गाइड योर क्लाइंट अकॉर्डिंगली. और इंसेंटिव्स, ऑलमोस्ट ऑल स्टेट गवर्नमेंट्स ऑफर सब्सिडी इन द फॉर्म ऑफ वेरियस इंसेंटिव्स टू MSMEs फॉर प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट इन द स्टेट. MSME के लिए हर एक स्टेट ने प्रमोट करने के लिए MSME सेक्टर को कुछ ना कुछ इंसेंटिव स्कीम्स निकाली है. महाराष्ट्र में है पैकेज स्कीम ऑफ इंसेंटिव्स 2019 which we are going to discuss in the later part of my presentation. तो ये ऐसी स्कीम्स है, ये एक बेनिफिट है MSME में. तो दिस आर द मेजर बेनिफिट्स. किसी ने आपको पूछा ये 15 पॉइंट आप में से 5 पॉइंट भी आपने उसे अच्छी से बता दिए, विल गेट कन्विंस कि नहीं मुझे MSME रजिस्ट्रेशन कराना ज़रूरी है, कराना चाहिए, जिससे ये बेनिफिट्स मिलेंगे. Can convince your client. This is the first part of my topic. Now coming to this stimulus package for MSMEs under COVID-19.
एज वी ऑल नो कि MSME की जो स्थिति है, एंड इट इज नॉट दैट वेल, और यू कैन से liquidity crunch is there, labor problems are rising because the migrant laborers have gone away, and now if they want to start the unit, लेबर का शॉर्टेज आ रहा है, उसके अलावा फंडिंग का शॉर्टेज है, रॉ मटेरियल सप्लाई का, बिकॉज सप्लाई चेन हैज ब्रोकन, ट्रांसपोर्टेशन बंद है, लॉजिस्टिक्स बंद है, ऑल दिस थिंग्स टेकन टुगेदर on 13th May 2020 our honorable finance minister came for COVID relief and Atmanirbhar package for MSMEs. There are 5 pillars of this Atmanirbhar package for MSMEs. 5 pillars ये थे, जिसमें पहला पिलर है इमरजेंसी क्रेडिट लाइन, जिसके बारे में अभी उसकी मोडालिटीज आई जस्ट फ्यू डेज बैक, and it gives up to 20% of the entire outstanding credit. I will take it in detail. Then subordinated debt, इसकी भी गाइडलाइंस अभी आई 1-2 दिन पहले, 1 जून को ही आई है या 2 जून को। और उसके बाद है फंड ऑफ फंड्स, थर्ड पिलर with a corpus of 10,000 crores. It is the equity funding support. Then there are D is the global tenders. So global tenders are now disallowed for procurement up to 200 crores, which means more opportunity for domestic MSMEs. And fifth is all MSME receivables from government and central public sector enterprises (CPSEs) to be released in the next 45 days. जितनी भी उधारी बाकी है MSME की गवर्नमेंट में या सेंट्रल सेक्टर एंटरप्राइजेस में, directions are being given by the government to immediately release their payments. So these are the 5 pillars of the stimulus package which we are going to discuss in my next slide in detail so that you can guide your client कि इस स्कीम में क्या है, क्योंकि अब पेपर में पढ़ के आधा अधूरा नॉलेज आता है क्लाइंट को, एंड ही कॉल्स अप, सर ये स्कीम आई है, इसमें अपना कुछ जमता क्या देखो। सो वी हैव टू बी वेरी अपडेटेड, केयरफुल। कई इसके अंदर में राइडर्स है, कई जगह पे कुछ एलिजिबिलिटी के इश्यूज है, कई जगह पे कुछ चीज़ें, वी हैव टू बी अप्रोप्रिएट इन गाइडिंग आवर क्लाइंट, टेकिंग एवरी एस्पेक्ट ऑफ द स्कीम इन डिटेल। तो फर्स्ट इज दी emergency credit line guarantee scheme under stimulus package. This is the operational guidelines. What is the purpose of the scheme? To provide 100% guarantee coverage, pre-approved sanction limit of up to 20% of loan outstanding as on 29th February 2020 to eligible borrowers. Who are the eligible borrowers? We'll see in the next slide. But it is 100% guarantee coverage. Means bankers are getting 100% guarantee coverage. It is a pre-approved sanction limit in the form of additional working capital term loan facility and in the form of additional term loan facility in case of NBFCs. Means banks, financial institutions and NBFCs all are these member of these lending institutions. To eligible business enterprises including प्राइम मिनिस्टर मुद्रा योजना बोरोवर्स, मुद्रा को भी इसके अंदर में लाया गया, बट बेसिक कंडीशन एग्जिस्टिंग बोरोवर होना चाहिए, उसका 29 फरवरी 2020 को लिमिट सैंक्शन आउटस्टैंडिंग होना चाहिए। वो कितनी होना चाहिए, उसका क्या राइडर है, विल सी इन द नेक्स्ट स्लाइड। Scheme shall come into force from the date of issue of this guideline by National Credit Guarantee Trustee Company, and it is applicable from 23rd May 2020 to 31st October 2020। इस पीरियड के बीच में आप कभी भी इस प्री अप्रूव्ड इमरजेंसी क्रेडिट लाइन लोन को अपने क्लाइंट के लिए प्रोक्योर कर सकते हैं। ऑलरेडी ईमेल्स हैव स्टार्टेड फ्रॉम द बैंकर्स टू द क्लाइंट्स कि आपको हम इतना प्री अप्रूव्ड दिया है, whether you are interested in availing it, please write a note to us or meet us. So this is it. तो क्रेडिट फैसिलिटी क्या है,
means financial assistance provided under the scheme by way of additional working capital term loan facility in case of banks and financial institutions, and additional term loan facility because NBFCs cannot operate the CC accounts, तो उनके इसमें सिर्फ additional term loan facility मिलेगी to all eligible business enterprises. Eligible borrowers ब्रैकेट में दिखा ही हुआ है, ओनली एग्जिस्टिंग बोरोवर्स। नया है तो उनका फोन आता सर मेरा तो अभी नया यूनिट है, मेरी तो फैसिलिटी 29 फेब 20 के बाद मिली है या लिया ही नहीं है, तो व्हाट कैन बी डन, उसके लिए अलग चीज है, वी विल डिस्कस। ऑल एमएसएमईज बोरोवर अकाउंट्स विद कंबाइंड आउटस्टैंडिंग लोन्स अक्रॉस ऑल एमएलआईज अप टू 25 करोड़ ऑन 29 फरवरी 2020 29 फेब 2020 डेट ख्याल रखिए। 25 करोड़ तक का क्या बोल रहे हैं, आउटस्टैंडिंग लोन्स, नॉट सैंक्शन लोन्स। सैंक्शन में भी मोर देन 25 करोड़, बट अगर 29 फेब को उसका आउटस्टैंडिंग 25 करोड़ या 25 करोड़ के अंदर है, देन इट विल बी एलिजिबल। बट वन मोर कंडीशन, वी हैव टू जस्ट सी whether its annual turnover is up to 100 crores in financial year 1920। financial year भी ध्यान से देखिए 1920 का टर्नओवर सर आप बोलोगे ऑडिट होने का कैसा देखेंगे, सेल्फ डिक्लेरेशन, एमएलआई में रिलाई अपॉन द बोरोवर डिक्लेरेशन ऑफ टर्नओवर। if in case accounts for financial year 1920 are yet to be audited or finalized, तो एमएलआई के निर्णय ऑन द बोरोवर्स डिक्लेरेशन। बोरोवर को एक सिंपल डिक्लेरेशन देना है, बुक्स तो तैयार हो ही गए होंगे बिकॉज 15 मार्च तक तो सब नॉर्मल था, उसके बाद ही फिर कोरोना का जो है फेज शुरू हुआ, एग्रेसिव फेज, तो तब तक तो नॉर्मल था। तो हमें एक टर्नओवर देख के एक सेल्फ सर्टिफिकेशन देना होगा और ये देखना होगा कि 25 करोड़ के अंदर उसका आउटस्टैंडिंग है, सब लोन्स मिला के, सब लोन्स सभी बैंक्स में, मल्टीपल बैंकिंग है तो सभी बैंक्स में। अगर उसके 4 जगह से कंसोर्टियम फाइनेंस है या उसका मल्टीपल बैंकिंग फाइनेंस है, तो सपोज ए बैंक में उसका 10 करोड़ है, बी बैंक में 20 करोड़ है, दोनों मिला के 30 हुआ। लेकिन अगर उसका आउटस्टैंडिंग 30 करोड़ से कम है 29 फरवरी 2020 तो एलिजिबल है अगर उसका टर्नओवर 100 करोड़ के अंदर है फॉर फाइनेंशियल ईयर 19। Next condition is borrower account should be classified as regular, SMA 0, specified mention assets 0, specified mention assets 1 as on 29/2020. Accounts classified as NPA or SMA 2 as on 29 Feb will not be eligible under the scheme. ये भी आपको देखना पड़ेगा। 60 दिन का पास ड्यू देखना है, पास ड्यू कितना है, सर्विस इंटरेस्ट सर्विस कितना हुआ है, 60 दिन के अंदर है तो SMA 0 SMA 1 क्लासीफाई हो जाएगा, विल बी एलिजिबल। 60 दिन के पहले का आउटस्टैंडिंग है तो SMA 2 में जाएगा, नॉट बी एलिजिबल। MSME borrower must be GST registered in all cases, GST registration is mandatory and loan provided in individual capacity will not be covered under the scheme। सपोज आपकी पार्टनरशिप फर्म है जिसका एक्सपोजर आउटस्टैंडिंग 25 करोड़ है और पार्टनर्स के नाम से भी इंडिविजुअल लोन है, तो पार्टनर्स का इंडिविजुअल लोन जो है वो काउंट इसमें नहीं होगा, इट विल बी एक्सक्लूडेड फॉर द पर्पस ऑफ दिस स्कीम। हु आर द मेंबर लेंडिंग इंस्टीट्यूशंस, ऑल शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक्स। मैंने लेक्चर 1 में एक चार्ट लिस्ट दिया हुआ है कि शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक्स में क्या क्या आ रहा है। फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस एज डिफाइंड अंडर सेक्शन 45(1) ऑफ द आरबीआई एक्ट, एनेक्सर 2 में दिया है। एनबीएफसीज आप सब जानते हैं, ये भी एज पर द आरबीआई डेफिनेशन। और नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स जो है मींस एन एसेट क्लासिफाइड एज नॉन परफॉर्मिंग बेस्ड ऑन द इंस्ट्रक्शन एंड गाइडलाइंस इशूड बाय आरबीआई फ्रॉम टाइम टू टाइम। एनपी है तो इसमें आएगा ही नहीं, विल नॉट क्वालिफाई। लिस्ट ऑफ शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक्स फॉर द जितना उसमें आया हुआ है, और भी आए होंगे ऐड, लेकिन जो पहली लिस्ट आई उसमें इतनी बैंक्स थी और बाद में और भी ऐड हुई है। कोऑपरेटिव बैंक्स फॉर द टाइम बीइंग आर नॉट द मेंबर्स ऑफ द सेंट्रल क्रेडिट ट्रस्ट फंड,
उनका मेंबर होना जरूरी है, जहाँ से गारंटी दी गई। नेशनल सिक्योरिटी नेशनल ट्रस्ट, नेशनल गारंटी ट्रस्ट कंपनी, तो ये 100% गारंटी बैंकर्स को दे रही है एंड ऑन द बिहाफ ऑफ द बोरोवर। तो इसके अंदर में ये बैंक सब क्वालिफाई होगी। दिस इज द लिस्ट ऑफ फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, दिस इज ओनली द इलस्ट्रेटिव लिस्ट। और भी आती है आपके क्लाइंट का और कोई अकाउंट है, जस्ट इंक्वायर कि उनके पास ये स्कीम है या नहीं, उनको डायरेक्शंस आए हैं या नहीं। एक मैंने चार्ट बनाया हुआ है टू जस्ट टू फॉर द सेक ऑफ क्लैरिटी कि किस प्रकार से हम लोग इसमें फाइनेंस हो पाएगा इमरजेंसी क्रेडिट लाइन में। अलग अलग सिचुएशंस है, 5 सिचुएशंस आई हैव जस्ट पिक्चराइज। नेम ऑफ द बोरोवर ABCD। ओवरऑल आउटस्टैंडिंग देखिए आप, ओवरऑल आउटस्टैंडिंग ऑफ द बोरोवर अक्रॉस MLIs मींस अक्रॉस MLIs मींस अक्रॉस ऑल मेंबर लेंडिंग इंस्टीट्यूशन। उसका NBFC से भी 5 करोड़ का लोन है, उसका फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से 10 करोड़ का है और बैंक से 15 करोड़ का है, तीनों मिला के 30 करोड़ हो गया। उसके बाद ये देखना है कि ओवरऑल आउटस्टैंडिंग विद द बोरोवर विद MLI, तो MLI 15 करोड़ है। उसके बाद DPD ऑफ बोरोवर यानी उसकी DP जो थी वो कितनी थी, ड्राइंग पावर 30, आउटस्टैंडिंग कितना था, और टर्नओवर 90 करोड़, बट एक्सपोजर इज मोर देन 30 करोड़, so outstanding exposure, so it is not eligible. In case B also not eligible. In case C you can see 25 crores overall outstanding, ये है DPD borrower 59 days मींस उसका इंटरेस्ट सर्व हुआ है विदिन 60 डेज, टर्नओवर उसका 75 है, तो एलिजिबल, इट इज एलिजिबल फॉर दिस इमरजेंसी लाइन ऑफ क्रेडिट। बोरोवर D and बोरोवर E, so these are some of the examples just to clarify the situation. लोन अमाउंट कितना मिलेगा, लोन अमाउंट एलिजिबल, उसके लिए भी एक चार्ट ये बनाया गया है। इसमें आप देखिए बोरोवर A है, तो इसमें फर्स्ट कॉलम में देखिए 20 करोड़ ओवरऑल आउटस्टैंडिंग ऑफ द बोरोवर अक्रॉस ऑल MLIs, सभी बैंक से और सभी जगह से मिला के, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन और NBFC से मिला के उसका एक्सपोजर आउटस्टैंडिंग 20 करोड़ है और बैंक का समझो 15 करोड़ है। बी कॉलम देखिए, तो सी जो है उसको मिलेगा कितना, मैक्सिमम 20% ऑफ कंबाइंड आउटस्टैंडिंग। कंबाइंड आउटस्टैंडिंग ओवरऑल आउटस्टैंडिंग कितना है 20 करोड़, तो 4 करोड़ उसकी एलिजिबिलिटी है। और अगर उसको सिर्फ बी से लेना है, अगर उसको सिर्फ बी से लेना है MLI से जिसमें 15 करोड़ आउटस्टैंडिंग है, उसे 3 करोड़ मिलेगा। अगर उसे पूरा 4 करोड़ लेना है तो बाकी लोगों से और 20%, और अगर उसको एक ही जगह से लेना है तो बाकी जगह से NOC लाना पड़ेगा उसे, कि दूसरी जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन या दूसरी NBFC है या दूसरी बैंक है जहाँ पे एडिशनल एक्सपोजर है उसका 5 करोड़ का, वहाँ से NOC लाएंगे इन फेवर ऑफ दिस बैंक, वी हैव नो ऑब्जेक्शन इफ यू फंड इट 20%, so ये he can go maximum up to 4 crores. So these are borrower ABCD, you can just go through it and it is self-explanatory, you can understand everything in this. Interest credit, rate of credit under the scheme for banks and FSI 9.25%, 7.4%. अभी जो रेपो रेट कम हुआ है तो अब वो प्रेजेंटली 7.4 to 8.5 के रेंज में बैंक ऑफर कर रही है, और कम होने वाला है, सो 7.25 भी आ सकता है एंड लेस देन 8 पे भी आ सकता है। सो वेरी अट्रैक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट, सॉफ्ट लोन एक प्रकार का दिया जा रहा है एंड देयर इज नो एडिशनल प्रोसेसिंग फीस, नो गारंटी फीस, नो पेनल इंटरेस्ट, एंड फॉर NBFC मैक्सिमम कैपिंग इज 14%, फॉर बैंक्स एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस 9.25%, इसके ऊपर नहीं जा सकता। अगर रेपो रेट में कोई चेंज भी आया आगे 3-4 साल के अंदर, तो भी उसका कैपिंग कर दिया कि 9.25% के ऊपर कभी नहीं लग सकता इसके अंदर में इंटरेस्ट। तो दिस इज द बेस्ट पार्ट ऑफ द स्कीम कि रेट ऑफ इंटरेस्ट इज नॉट इज वेरी ल्यूक्रेटिव, केप्ट एट लोएस्ट मिनिमम। सेपरेट लोन अकाउंट शुड बी ओपन फॉर द बोरोवर, इसका अकाउंट सेपरेट खुलेगा। सपोज यू आर आउटस्टैंडिंग ऑफ 25 करोड़
एंड यू आर अवेलिंग 20% ऑफ इज 5 करोड़, तो 5 करोड़ का अकाउंट लेजर अलग होगा बैंक के बुक्स में। लोन टेनर जिसका 4 इयर्स होगा, 1 ईयर मॉरेटोरियम पीरियड देंगे फॉर प्रिंसिपल पेमेंट, इंटरेस्ट चालू रहेगा, और प्रिंसिपल शैल बी रिपेड इन 36 इंस्टॉलमेंट आफ्टर द मॉरेटोरियम पीरियड इज ओवर। अगर आपकी स्थिति बहुत सुधर गई, एकदम काफ़ी ऑर्डर्स मिल गए 1-2 साल में और आपके पास लिक्विडिटी अच्छी आ गई, you can prepay it, so there is no prepayment penalty also, and it can be also operated in combination with the applicable interest subvention scheme जो MSME के लिए आई हुई है 2% की, उसके साथ भी आप इसे कंबाइन कर सकते हैं। RBI's approval keep risk weight for loans provided under GECL at 0. So these are the nature of account, conditions, the tenor of credit. Just to brief you, these are the main salient features of this. Security, no additional collateral shall be asked. Last bullet point देखिए, no additional collateral shall be asked for additional funding under the GECL. The additional working capital term loan facility granted under GECL shall rank pari passu, यानी जो अभी existing हेलो, जो एग्जिस्टिंग वर्किंग कैपिटल है, एडिशनल वर्किंग कैपिटल, वो फैसिलिटी और जो एग्जिस्टिंग क्रेडिट फैसिलिटी है उसमें जो सिक्योरिटी दी है उसी के साथ ये अटैच हो जाएगा। एडिशनल कोई एसेट देने की आपको जरूरत नहीं। एम आई ऑडिबल? हाँ, ओके। So invocation of guarantee, the trustee company shall pay 75% of the guaranteed amount within 30 days. यानी देखिए 100% सिक्योर्ड है फ्रॉम द ट्रस्टी कंपनी। जो ट्रस्टी कंपनी गवर्नमेंट ने बनाई, नेशनल क्रेडिट गारंटी ट्रस्ट कंपनी, इट इज गारंटीड 100% ऑफ द एडिशनल लोन, और 75% तुरंत 30 दिन में आ जाएगा। अगर कोई बॉरोवर डिफॉल्ट करता है अगेंस्ट दिस लोन, विदिन 30 days the trustee company shall pay 75% of the guaranteed amount, balance 25% on following the procedure, conclusion of recovery proceedings or the till the decree gets time barred, whichever is earlier. तो बैंक को इसके अंदर में कोई भी हिच नहीं होनी चाहिए। they are at ease as far as the security is concerned, only they have to apply their due diligence judgment on a particular borrower and fund it. So they are sending this letter to the pre-approved offer letter under this scheme, and these are the other important points of the scheme. To be liberal in sanctioning loans, evaluate credit proposals by prudent banking judgment and due diligence, to closely monitor the borrower account. इसमें सबसे मेन बात यह है कि जो पैसा आपने बिजनेस के लिए लिया है, वो बिजनेस के लिए बैंक आपको दे रही है, वो आपका बिजनेस में एंड यूज होना चाहिए। यू कैन नॉट यूज इट टू रीपे योर हाई इंटरेस्ट रेट लोन्स या अनसिक्योर्ड लोन्स, कुछ मार्केट का है वो रीपे करना, आप इसे नहीं ले सकते। बैंक इसको क्लोजली मॉनिटर करेगा। दिस यू हैव टू कीप इन माइंड। अगर कुछ मॉडिफिकेशन होता है तो इट विल अप्लाई एज सो मोटो इन दिस स्कीम। There are various FAQs about the ECLGS, but for short of time we'll skip it. You can ask your own questions if any on this scheme. Then this is the second pillar, subordinate debt to stressed MSMEs. MSMEs survive on very thin margins and come under financial stress at slight risk. ये बहुत काम का है। मुझे काफी डिस्टर्बेंस आ रहा है आवाज में, मिश्रा जी थोड़ा देखिए, मुझे आवाज में। हाँ अर्पित भाई, हाँ या सो MSMEs सर्वाइव ऑन थिन मार्जिन्स एज यू ऑल नो। अब ये जो सेकंड पिलर दिया है, इट इज अ सबऑर्डिनेट डेट टू स्ट्रेस्ड MSMEs। ये जो हमारे कई लोग ऐसे हैं कि स्ट्रेस में है MSMEs, कई क्लाइंट्स है, दे आर अंडर लिक्विडिटी, SMA 2 में चले गए, NPA होने की कगार पे है, स्ट्रेस्ड में है और NPA होने वाले हैं या NPA हो गए, उसके लिए ये खास अभी इसकी मॉडलिटीज नहीं आई थी। आई रिसीव्ड इट ऑन जस्ट 2-3 days बैक। और इसमें क्या दिया गया देखिए आप, 20,000 crore एज सब ऑर्डिनेट डेट MSME। थर्ड पॉइंट देखिए, सेकंड पॉइंट देखिए,
to support MSME units which have become stressed, there is a need to infuse capital in the MSME unit in the form of equity or sub debt so that they can be revived. यानी जो स्ट्रेस में आए उसके लिए ये सबसे बर्निंग इशू है. ऑलमोस्ट 50% ऑफ द MSMEs आर स्ट्रेस्ड एज पर दी रफ एस्टिमेट्स, रफ डाटा. आई एम नॉट गिविंग यू फुल प्रूफ डाटा, बट जो बैंकर्स से हमें पता चलता है या जो डाटा अवेलेबल है उसमें ऐसा लगता है कि 50% अभी स्ट्रेस में है, लिक्विडिटी क्रंच में, एनपी हो गए, एनपी होने वाले हैं. उनके लिए बहुत महत्वपूर्ण स्कीम है, सबऑर्डिनेट डेट है, थैंक्स टू नितिन जी गडकरी for just specially carving this scheme for MSMEs, stressed जो है उनके लिए, stressed MSMEs के लिए. MSMEs declared NPAs or those stressed will be eligible for equity support as the government will facilitate the provision of 20,000 crore as subordinated. यानी गवर्नमेंट अपने पास से 20,000 crore as subordinated will fund it. and किस प्रकार से मिलेगा? The government will also provide rupees 4,000 crore to CGTSME that will offer partial credit guarantee support to banks for lending to MSMEs. यानी 20% की गारंटी तो CGTMEC को दे रहे हैं. अब इसमें कैसा मिलने वाला है? इसके अंदर में डिस्ट्रेस्ड एसेट फंड such debt scheme seeks to extend support to the promoters of the distressed units MSMEs by providing a debt facility of up to 15% of the promoters contribution or rupees 75 lakhs to the promoters. आपकी जो नेटवर्थ है उसकी डेट इसमें दी नहीं है कि कौन से डेट की नेटवर्थ देखी जाएगी. वी सपोज इट एज 31 मार्च 2020. आपकी मीन्स आपकी यूनिट की, MSME यूनिट की, उसके वजह से जो उसका जो कंट्रीब्यूशन है, नेटवर्थ है, उसका 15%. सपोज उसका 31 मार्च 2020 को उसका कैपिटल मीन्स इंक्लूडिंग रिजर्व सरप्लस नेटवर्थ उसकी 1 करोड़ है, तो 15 lakhs, 15% ऑफ दैट 1 करोड़. उसका अगर नेटवर्थ 6 करोड़ से है तो 90 lakhs, तो 15% का 90 lakhs, बट वो 90 lakhs नहीं मिलेगा, मैक्सिमम कैपिंग इज 75 lakhs. तो 75 लाख, 75 lakhs इज द मैक्सिमम कैपिंग. वो आपको किस प्रकार देंगे? प्रमोटर के नाम से वो लोन देगी. दैट लोन विल नॉट बी इन द नेम ऑफ MSME. इट विल बी गिवन टू द प्रमोटर टू इन्फ्यूज द अमाउंट इन दिस स्ट्रेस्ड MSME यूनिट एज इक्विटी के तौर पे वो अपनी यूनिट में लाएगा. डेट इक्विटी रेशियो भी सुधर जाएगा और उसका करंट रेशियो भी अच्छा हो जाएगा, लिक्विडिटी जो है वो भी अच्छी हो जाएगी. फॉर दिस पर्पस दिस स्कीम हैज बीन फॉर्मुलेटेड. और भी इसके डिटेल्ड ऑपरेशनल गाइडलाइंस नहीं आई, बुलेट पॉइंट्स आए हुए थे गाइडलाइंस के कि इसके अंदर में इस प्रकार से ये रहेगा. तो ये मैंने आपके साथ शेयर किया. बैंक्स के पास इसका डिटेल्ड गाइडलाइंस और 2-4 दिन में या विद इन अ वीक इट विल बी मेड अवेलेबल टू द बैंकर्स. देन वी कैन जस्ट स्टडी इट एंड एडवाइज आवर क्लाइंट व्हाट टू डू टू कम आउट ऑफ द डिस्ट्रेस्ड एसेट और द स्ट्रेस्ड एसेट और द NPA. ये अच्छा मूव है जिससे NPA कुछ टेक्निकल रीजंस के लिए या कोई कॉन्टिजेंसीज की वजह से या जो विलफुल डिफॉल्टर नहीं है, जो MSMEs चलाना चाहते हैं बट लिक्विडिटी नहीं मिल रही है, कुछ प्रॉब्लम आ गई, कुछ मशीन्स की प्रॉब्लम आ गई टेक्नोलॉजिकल, उसके लिए बहुत ही अच्छा एक संजीवनी के रूप में काम कर सकती है, ऐसा मुझे लगता है. तो वी कैन जस्ट एडवाइज. द थर्ड ये इसी में है, नेचर ऑफ एक्सिस्टेंस कैसा रहेगा. GOI will provide guarantee coverage up to 85% for loans up to 5 लाख. 5 लाख तक जिसको दे रहे हैं उसमें 85% का गवर्नमेंट का गारंटी रहेगी और 75% फॉर लोन बियॉन्ड 5 lakhs. यानी 75% तो कवरेज है ही इसके अंदर में गवर्नमेंट का टू रेज फंड फ्रॉम फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस. Subordinate debt will be of substantial help in sustaining and reviving the MSMEs which have either become NPA or on the brink of becoming NPA. Provision for sub debt will be 20,000 crores, which is likely to benefit 2 lakh MSMEs. A bigger number of MSMEs promoters can do business without worry, and this MSME will continue to function, provide jobs, and contribute in national growth.
इसमें एक एस्टिमेटेड उन्होंने दिया है कि 2 लाख MSME विल बी बेनिफिटेड। इतने अभी स्ट्रेस में है, मैंने आपको बताया स्टार्टिंग में 6.5 lakhs टोटल MSME रजिस्टर्ड यूनिट्स एज पर दी डाटा विच इज नॉट वेरी ऑथेंटिक, विच इज नॉट अपडेटेड, बहुत पुराना हो सकता है। उतने अभी MSMEs है, कई लोगों ने 2 बार 4 बार भी निकाले हैं, कई बोगस MSME रजिस्ट्रेशन भी है, बट एक हम देखेंगे मोटा मोटी तो 6 करोड़ कम से कम इंडिया में MSME जेन्युइन MSME रजिस्टर्ड है। उसमें से ये 2 लाख MSME को फायदा मिलेगा जो स्ट्रेस में है। Who can apply functioning MSMEs, चालू होना चाहिए यूनिट अगर बंद हो गया तो नहीं कर पाएंगे। Which are NPA or are stressed will be eligible. Promoters of such units can apply. Means promoters जो है वो अप्लाई कर सकते हैं। और ये अप्रोच शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक्स, इसमें सिर्फ बैंक्स को ही अप्रोच कर सकते हैं। दिस ओनली फॉर शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक्स टू अवेल बेनिफिट अंडर दिस स्कीम। नाउ द थर्ड पिलर इज द फंड ऑफ फंड्स। It is basically the equity infusion for MSMEs through fund of funds. मैंने एक नया कंसेप्ट लाया कि जो MSMEs who are having growth potential, good promising future, viability है, फ्यूचर फोरकास्ट उसके अच्छे है, प्रोस्पेक्ट्स दिख रहे हैं, टू एनकरेज सच MSMEs टू ग्रो, ये फंड ऑफ फंड निकाला जिसमें एक मदर फंड रहेगा गवर्नमेंट का, जिसमें 50,000 करोड़ इक्विटी इन्फ्यूजन है इन MSME थ्रू अ फंड ऑफ फंड्स एंड इट विल बी ऑपरेटेड थ्रू अ मदर फंड एंड अ फ्यू डॉटर फंड। माँ बेटी, माँ मदर फंड और बेटी डॉटर फंड। डॉटर फंड यानी जो इन्वेस्टर्स है उसके अंदर से वो पैसा आएगा। द फंड ऑफ फंड्स विल बी सेट अप विद अ कॉर्पस ऑफ 10,000 करोड़ टू गिव इक्विटी बेस्ड फंडिंग टू MSMEs हैविंग ग्रोथ पोटेंशियल एंड वायबिलिटी। इट विल आल्सो अर्ज MSME टू लिस्ट ऑन स्टॉक एक्सचेंजेस, जैसे SME स्टॉक एक्सचेंज पे उसे लिस्ट करने के लिए अपील भी करेंगे। और इसमें VCs मींस वेंचर कैपिटल अंडरटेकिंग और प्राइवेट इक्विटी फर्म्स जो अर्ली स्टेज के लिए फंडिंग करती है बट ग्रोथ स्टेज के लिए नहीं कर पाते, तो ये ग्रोथ स्टेज का फंडिंग गवर्नमेंट ने निकाला है थ्रू दिस फंड ऑफ फंड्स एंड इट विल बी गिवन टू ऑल MSMEs। सभी MSMEs के लिए ये एप्लीकेबल है, ऑल MSMEs आर एप्लीकेबल। द स्कीम इज एक्सपेक्टेड टू फैसिलिटेट इक्विटी फाइनेंसिंग ऑफ ₹50,000 करोड़ इन द MSME सेक्टर। 50,000 जैसे हमने आगे देखा 50,000 करोड़ का टोटल टारगेट है। इसमें जो भी हमारे अच्छे MSMEs है, प्रॉमिसिंग है, आगे जाना चाहते हैं, वी कैन जस्ट वर्क आउट द मॉडलिटीज अंडर द स्कीम एंड गाइड देम प्रॉपरली whether to go for this fund of funds or not. If you find it a better option to go, then we can definitely move ahead in this scheme and get our MSME client grow at a rapid speed. किस प्रकार से होगा ये पूरा दिया हुआ है VC और PE फर्म्स। इसका एक मॉडल बहुत ज़्यादा क्लियर नहीं है, लेकिन उन्होंने एक गाइडलाइन दी है, नटशेल में दिया है कि प्राइवेट फंड लिवरेजिंग गवर्नमेंट विल सपोर्ट VC और फर्म्स। इन्हें MSME सेक्टर में देखिए एक्चुअल इन्वेस्टमेंट हायर भी हो सकता है और फंड ऑफ फर्म अचीव प्राइवेट फंडिंग लिवरेज थ्रू द यूज ऑफ प्रोफेशनल फंड मैनेजर्स एंड दिस विल हेल्प अट्रैक्ट अ वाइड रेंज ऑफ इन्वेस्टर including financial institution, corporate investor, banks, other government funds, high net worth individual to invest into MSME। यानी गवर्नमेंट उन्हें बोलेगी कि हमारा जो डॉटर फंड है, हमारा जो मदर फंड है, उसमें आप पैसा डालिए, उसके मार्फत से हम छोटे छोटे फंड बना के अलग अलग सेक्टर्स को MSME सेक्टर्स को फंडिंग करेंगे। इसमें लिखा है साइलेंट फीचर देखिए, मदर फंड वेयर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया विल बी एंकर इन्वेस्टर्स। मदर फंड कैन इन्वेस्ट डॉटर फंड हु कैन डिप्लॉय द इन्वेस्टमेंट इन टारगेटेड MSMEs। दिस विल क्रिएट अ पार्टनरशिप विद MSME इन देयर ग्रोथ जर्नी एंड एनेबल देम टू ग्रो बिगर एंड गेट लिस्टेड ऑन स्टॉक एक्सचेंज। So this was all about the funds of funds, how to apply to investor funds on boarded and registered with proposed fund of funds। अब इसकी ऑपरेशनल गाइडलाइंस अभी नहीं आई, दिस इज ओनली द स्कीम गाइडलाइन। ऑपरेशनल गाइडलाइंस आएंगी तो वी विल एबल टू नो हाउ टू अप्लाई और कैसा उसका फॉर्मेट है, किसको कर सकते हैं, बट ऑल MSMEs as of now are eligible for this scheme। Then the fourth pillar, as I said,
earlier was no global tenders up to 200 crores. पहले क्या होता था कि ग्लोबल जो भी टेंडर्स निकलता था, गवर्नमेंट टेंडर्स है फॉर प्रोक्योरमेंट या कोई है तो ग्लोबल टेंडर निकालते थे, कहीं भी वर्ल्ड में कोई भी कंपनी उसमें अप्लाई कर सकती थी इट इज एलिजिबल अंडर दैट कंडीशंस ऑफ द टेंडर. बट नाउ अप टू 200 crores, no global tender for procurement, only it will be a tender in which डोमेस्टिक मीन्स ग्लोबल एमएनसीज और ये सब पार्टिसिपेट नहीं कर पाएगी. जो हमारी इंडियन कंपनीज है वही पार्टिसिपेट करेगी 200 करोड़ रुपए की टेंडर. न्यू रूल्स हैव ऑलरेडी बीन इशूड एंड इफेक्टेड. दिस विल ओपन अप न्यू बिजनेसेस एवेन्यूज फॉर इंडियन एमएसएमईज. तो एक अपॉर्चुनिटी दी जा रही है एमएसएमई को. इस टाइप की जो टेंडर है 50 करोड़ का कोई टेंडर निकला, एमएसएमई एमएनसी के सामने रेट में, इंफ्रास्ट्रक्चर में, टेक्निकल सपोर्ट में कॉम्पीट नहीं कर पाती थी. तो टू गिव देम अ लेवल प्लेइंग फील्ड उन्हें हटा दिया गया कि 200 करोड़ तक कोई ग्लोबल टेंडर नहीं रहेगा, ओनली इंडियन कंपनीज कैन पार्टिसिपेट. एमएसएमई पेमेंट्स विद इन 45 डेज एज आई हैव डिस्कस्ड प्रीवियसली कि 45 डेज के अंदर में एकदम क्लियर कट इंस्ट्रक्शन दे दी है. डायरेक्शंस हैव बीन इशूड एट द लेवल ऑफ कैबिनेट सेक्रेटरी, एक्सपेंडिचर सेक्रेटरी एंड सेक्रेटरी एमएसएमई. तो एक इंस्ट्रक्शन दी है कि 45 डेज में एमएसएमई का पेमेंट्स मिल जाएगा. So friends, this was all about the stimulus package, the 5 pillars of that stimulus package we have discussed. I have tried to cover as many things as possible. Still there is a